चलिए। सर सर मुझे आपसे जुड़ना था इसलिए जुड़ गई। हाँ, वो पता है मुझे। बस ये मेरा परिचय। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा एक तरीका है, हम 2 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करते हैं। आंख बंद करके आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और प्रार्थना करेंगे उनसे कि हम जो भी सीख रहे हैं वो हमारे साथ रहे उसमें, क्योंकि जब तक वो साथ नहीं होता तब तक हम कुछ सीख नहीं पाते। आंख बंद करके 2 मिनट के लिए अपने ईश्वर का ध्यान करें। ओम गुरुदेव नमः। इसी के साथ ही हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इन वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन वास्तु को लेके बहुत सारे मिथ मार्केट में और बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मार्केट में हैं, जो आप लोग सुनते देखते पढ़ते रहते होंगे। वीडियोस को आजकल सबके हाथ में है, जब मनचाहा फोन ऑन किया और 2-4 वीडियो देख डाले। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि वास्तु होता क्या है और उसमें भी एस्ट्रो वास्तु क्यों है। एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं ईश्वर का बनाया हुआ एक बहुत ही यूनिक प्राणी हूँ, जैसे कि आप सब भी हैं। आपके जैसा कोई दुनिया में है? आपकी जैसी शक्ल, आपके जैसी बोलचाल, आपके जैसा ज्ञान, आपका जैसा उसका डेवलपमेंट जो पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी का है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके सिग्नेचर, क्या दुनिया में किसी और के हैं आप जैसे? नहीं, आप यूनिक हो। और जब भी कोई चीज आपको ये बता के दी जाए कि ये सबके लिए कॉमन है, तो समझ लेना कि यहीं से गड़बड़ शुरू हो। जैसे ईस्ट की दिशा सबको एक ही चीज देती है, वेस्ट की दिशा सबको एक ही चीज देती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा गलत अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट में हो सकती है तो वो ये है। दुनिया की हर दिशाओं में, आप 8 दिशाओं को मानते हो, 10 दिशाओं को मानते हो, 16 दिशाओं को मानते हो, 9 दिशाओं को मानते हो, आप जिस भी सिस्टम को फॉलो करते, आपको हर दिशा में एक से एक प्रॉस्पेरस और एक से एक लोग जिनकी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो गई, वो लोग आपको एक ही दिशा में रहने वाले मिल जाएंगे। मतलब उत्तर की दिशा सबके लिए अच्छी होती है, ये अक्सर बोला जाता है, लेकिन बहुत से लोग उत्तर दिशा के मकान में रह के ही बर्बाद भी होते हैं। दक्षिण की दिशा अशुभ मानी जाती है, ऐसा बोलते हैं। आप कभी ध्यान से देखना, दक्षिण की दिशा में रहने वाले लोग जितने फ्लरिश होते हैं उतना कोई नहीं होता। तो सबके लिए भगवान ने एक ही फॉर्मूला नहीं बनाया। सबके लिए इंडिविजुअल यूनिक फीचर्स उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके जन्म के हिसाब से उसको दिए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उत्तर की दिशा की तरफ मुंह जिन लोगों का है मकान का, वो सब बहुत प्रॉस्पेरस हो रहे हों, और दक्षिण फेसिंग मकान में जितने लोग रह रहे हैं
वो सब बर्बाद हो गए। अगर आपने कहीं ऐसा देखा है तो मुझे बता दो। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यूनिक हो, मैं यूनिक हूं, और हम सब जितने भी लोग हैं, हम एक परिवार में जो लोग रहते हैं, तो हमारे परिवार में कोई ना कोई एक कॉमन चीज जरूर होती है जो हर एक की पत्री में आपके घर में देखने को मिलेगी। वास्तु का जन्म कहाँ से हो? हम पहले जन्मे या वास्तु पहले जन्मा? हमारी पत्री में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे आए, इसका निर्धारण कैसे हुआ? कभी इसके बारे में सोच के देखा? जो पत्री होती है उसमें किसी का कोई ग्रह कहीं बैठा है, किसी का कोई ग्रह कहीं बैठा है, कोई फॉर्मूला, कोई स्टैंडर्ड, कोई पैरामीटर, कुछ तो होगा। वो क्या है? हमारी जन्म पत्री बनती कैसे है? जिस घर में आपका जन्म हुआ, जिस घर में भी आपका जन्म हुआ, उस घर में ईस्ट की तरफ सिर करके छत की तरफ अपने आप को मोड़ दीजिए, मतलब सीधा पीठ के बल सो जाइए, लेट जाइए। ईस्ट में आपका सर होना चाहिए, तो ऑब्वियस है वेस्ट में आपके पैर होंगे। जब आप इस तरीके से लेटेंगे तो आपके घर में रखा हुआ सामान आपकी पत्री के ग्रहों को निर्धारित करेगा। अगर आपके लेफ्ट हैंड पे किचन आ रही है तो पत्री में उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। आपके राइट हैंड पे किचन आ रही है तो आपके राइट हैंड पे पत्री में मंगल आएगा, क्योंकि किचन क्या है? मंगल है, अग्नि है। तो घर के अंदर जो वास्तु होता है, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, जिस घर में हमारी माँ ने कंसीव किया होता है, उस घर का नक्शा वो हमारे वास्तु का निर्माण करता है। हम लोग एक चीज को बहुत ज्यादा देखते हैं कि कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट 3 generations, 4 generations, 2 generations, समथिंग इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। हमारे परिवार के बच्चों में ये होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, परंपरा जैसी बन जाती है। तो परंपराएं अच्छी चीजों की भी होती हैं और कुछ मिसहैपनिंग्स की भी होती हैं, तो वो कंटिन्यूअस चलती हैं, क्योंकि जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें परिवार के रूप में जोड़ने के काम आते हैं। मैं जिस घर में जन्मा, जिस माता पिता से आया, या मेरे से जो मेरे बच्चे आए, हम सबके कोई ना कोई कर्म बंधन होते हैं, और अपने कर्म बंधन को निभाने के लिए हमें इस दुनिया में बार बार आना पड़ता है। और जब आएंगे तो कर्म कैसे निपटाएंगे अपने, उसके लिए उसी के हिसाब से हमें अपने घर का वास्तु चाहिए होता है, जिसको हम वास्तु कहते हैं। वो एक्चुअली में ग्रहों की प्लेसमेंट। तो कुंडली के कौन से हिस्से में कौन से ग्रह बैठे हैं, या आपके घर में उस दिशा में उस ग्रह का सामान रखा है, तो जब वो प्लैनेट का समय आता है तो उस समय में वो प्लैनेट आपको आपकी जिंदगी में इफेक्ट देता है। यहां से वास्तु का निर्माण है। अगर मुझे दक्षिण की दिशा सूट करती है, साउथ अगर मेरे लिए फेवरेबल है, तो मेरा साउथ मुझे हमेशा आगे रखेगा, मुझे हमेशा प्रॉस्पेरिटी देगा, क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा है। और अगर मेरे लिए साउथ बुरा है तो बुरा है, और अगर ईस्ट बुरा है तो मेरे लिए ईस्ट भी बुरा है। अगर मेरे लिए नॉर्थ बुरा है तो नॉर्थ भी बुरा है। सबके लिए ईस्ट खराब या अच्छा, या कोई भी दिशा सबके लिए अच्छी या खराब, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी हम वास्तु करते हैं तो हम एक फ्रेम में उसको देखते हैं कि ये दिशा है, ये एंटरटेनमेंट देती है, ये दिशा है, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस देती है, ये दिशा है, ये डस्टबिन की दिशा है।
ऐसा कभी नहीं होता, टोटली गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है, हर वो दिशा मेरी पत्री में कहां बैठी है, उससे मुझे क्या गेन होगा या लॉस होगा वो देखा जाए। मेरे घर की एंट्री कौन सी होनी चाहिए ये मेरी पत्री बताएगी। असल में पहले के जमाने में ना ये सारी विधाएं बैन थी, आम आदमी के लिए नहीं थी। जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण समाज, उनके लिए वास्तु करता था। और उस समय में बाकायदा पनिशमेंट होती थी कि अगर उन्होंने आम आदमी का वास्तु कर दिया, रत्न पहना दिए, तो उनको सजा दी जाती। ये रिवाज था हमारे। एकलव्य को इसी रिवाज को तोड़ने के चक्कर में बेचारे को अपना अंगूठा गंवाना पड़ा, कर्ण को अपना सम्मान गंवाना पड़ा। उस समय में जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुआ करती। तो जो राजा वर्ग था उसके लिए जो वास्तु किया जाता था वो अलग था। अब जो ब्राह्मण थे उस जमाने में वो अपने घर का भी वास्तु करते थे। तो जब वो अपने घर का वास्तु करते थे तो वो अपने हिसाब से करते थे। राजा क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का मतलब है लड़ने वाला। तो राजा को दक्षिण की दिशा सूट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि दक्षिण से ऊर्जा मिलती है, गर्म ऊर्जाएं मिलती है, फायर का एलिमेंट है, और राजा आलसी नहीं हो सकता, उसमें फायरी एलिमेंट होना चाहिए। आप कितने भी हमारे जो पुराने किले हैं आप उनका कभी स्टडी करके देखना, मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर साउथ फेसिंग, ज्यादातर में। क्योंकि राजा को लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता था, वो राजा था, उसका काम था लड़ना, तो उसको फायर चाहिए। पूजा पाठ वाले किसी ब्राह्मण को घर में शांति चाहिए। कैसी शांति? ताकि वो पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ, हवन, ये सब चीजें आराम से कर सके, मानसिक तौर पे शांत रहे। तो जब राजा को मानसिक तौर पे शांत होना होता था, जब ब्राह्मण को शांत होना होता था, तो वो अपना जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग रखते थे। नॉर्थ में जल होता है, नॉर्थ से आने वाले हवाएं ठंडी होती, तो वो घर को, मन को, सब चीजों को शांत रखते। सर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ? अभी जो मैं बता रहा हूँ उतना सुनो सर। नॉर्थ में जल होता है। ये नॉर्थ ईस्ट और ये सारे जो डाइवर्सिफिकेशन हुए, ये बाद में धीरे धीरे किए गए। दिशाएं 4 ही होती थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसको आप 4 को 8 भाग में बांट लो, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, 8 हो गई। अब आप 8 को भी इसमें से बीच में से काट लो, 16 हो जाएंगे। अब कल को कोई आएगा बोलेगा 16 को भी डिवाइड कर दो बीच में से, तो 32 हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये हमारा भ्रम है। जल नॉर्थ में होता है, नॉर्थ मतलब जल। तो जल का जहां से हवा आएगी वो ठंडी होगी, दक्षिण से जो हवा आएगी वो गर्म होगी। इस तरीके से एलिमेंट के ऊपर वैदिक वास्तु किया जाता था। पहले 4 दिशाओं में होता था, फिर 4 की 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 16 कर दी किसी ने। अब 32 भी कर देगा कोई, मैं ही कर देता हूँ। एक बार और डिवीजन कर दो, उसका कुछ और नाम रख दो, NNE, 2 डबल N आ गए, नॉर्थ ईस्ट। आप ट्रिपल NE कर दो, 16 की जगह 32 दिशाएं कर दो। वो तो आपके हाथ की है, उसमें कोई क्रिएशन नहीं है। लेकिन बेसिकली दिशाएं 4 या 8 है। बेसिक 4 है और फर्दर डिवीजन उसका हो गया तो वो 8। तो जिस दिशा से जैसा फ्लो आता है, अगर वो मेरी प्रकृति को सूट करता है
तो वो दिशा मुझे सूट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूं और मुझे नॉर्थ फेसिंग मकान दे दो। एक आर्मी पर्सनल है, उसको नॉर्थ फेसिंग मकान दे दो, तो आर्मी पर्सनल क्या कहेगा, छोड़ो लड़ाई भिड़ाई में क्या रखा है यार, ठंडे रहो। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ की बात कर रहा है, ठंडे रहो। तो वो तो अपना कर्म ही भूल गया। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वो सामने खड़ा होकर बोलेगा बोलेगा यार लड़ाई में क्या रखा है, तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो प्रकृति के हिसाब से दशाएं होती। मेरी प्रकृति क्या है? मेरी प्रकृति को अगर डिफाइन किया जाए तो पुराने टर्म में हमने कैसे डिफाइन किया था? ये एक तरीका था प्रकृति को समझने का, जिसको हमने आगे जाके बिगाड़ दिया और उसको जातिवाद में लेके आ गए। असल में ये जातियां नहीं थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जातियां नहीं थी, ये कर्म थे अंदर। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता है, जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण। जो लड़ना जानता है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करना जानता है वो वैश्य, और जो सेवा कार्य करता है वो शूद्र है। ये इस तरीके का था, लेकिन अब वो जातियां हो गई। ज्योतिष में जातियां इस तरीके से नहीं होती। हमारे ज्योतिष में हमारी पत्रियों में भी जातियां होती। अगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे आपकी जाति लिख के आती है बकायदा कि आप ब्राह्मण से हो, क्षत्रिय से हो, वैश्य से हो या शूद्र से हो। और आपकी जो जन्म पत्री में जाति होती है, असली जाति वही है। अगर आप में अग्नि तत्व ज्यादा है तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप क्षत्रिय हो। बेशक आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, उससे कोई मतलब नहीं। किसके घर में पैदा हुए से जाति निर्धारित ज्योतिष में नहीं होती। उसी तरीके से हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी तरीके से जमीन जो होती है, भूमि जिसपे हमारा मकान बनता है, उसमें भी जातियां होती हैं। लाल मिट्टी पे मकान होते हैं, काली मिट्टी पे मकान होते हैं, पीली मिट्टी पे मकान होते नहीं होते? किसी किसी इलाके की लाल मिट्टी होती है, किसी किसी इलाके की काली मिट्टी होती है, होता है नहीं होता? तो जो लाल मिट्टी है वहां पे क्या होगा, जो भी उस मकान में रहेगा उसमें अग्नि के गुण आ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी लाल है वहां की। यहां से वास्तु शुरू होता है। अब आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि जब मैं मकान खरीदने जाऊं तो मैं देखूं मेरे नीचे प्लॉट में मिट्टी कौन सी है, काली है कि पीली है। लेकिन वास्तु शुरू वहां से होता है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे पीली मिट्टी सूट करेगी, क्षत्रिय हूं तो लाल मिट्टी सूट करेगी, वैश्य है तो ब्राउन मिट्टी सूट करेगी, शूद्र हूं तो काली मिट्टी सूट करेगी। ये आप अपनी पत्री से देख सकते हैं। यहां से एस्ट्रो वास्तु का जन्म है। अब तक एस्ट्रो नहीं आई थी, लेकिन आपको आप कौन सी जाति के हो ये आपको असल में पत्री बताएगी, तत्वों के आधार पर। वहां से आपको पता लगेगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। और इसका ये जो आजकल जो जातियां चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है इससे। एक शूद्र के घर में ब्राह्मण पैदा हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, पत्री में है तो है। तो ज्योतिषीय जातियां अलग होती हैं, जो समाज में चल रही है कुरीति वो अलग है, उसका असल से कोई लेना देना नहीं। यहां से हमारे जन्म में वास्तु का यूज या वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। जब आपका सही समय आता है जीवन में, आप उस जगह पे रहना शुरू कर देते हो जहां पे वो भूमि आपके तत्व के हिसाब से मैच कर रही है। कहीं ना कहीं वो भूमि आपके पैरों के नीचे आएगी। हो सकता है आपके ऑफिस में आए, उस भूमि के संपर्क में तो आना पड़ेगा ना। अगर आप क्षत्रिय हो तो लाल मिट्टी आपको सूट करती है, तो उस अब आप कहोगे मेरा घर तो सदियों से यही है, घर तो बदला नहीं, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। हो सकता है आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो वो ऑफिस लाल मिट्टी पे बना होगा, दिन में 10 घंटे 12 घंटे आप वहां बिताओगे। कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट आ जाए, कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट आ जाए।
और वो आपके जिंदगी का बेहतरीन टाइम, गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, जब आना होगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से वास्तु हमारे साथ जीवन में चलता है। हमारे जीवन के शुरू होने से पहले, जब माँ के गर्भ में होते हैं तब से शुरू हो जाता है। माँ ने जिस घर में कंसीव किया, उस घर का जो वास्तु था, वहां से हमारा भाग्य तय होना शुरू हुआ। आपको पता लग जाएगा कि आपका किचन कहाँ पे है। आप अपनी पत्री में बच्चा पैदा होने के बाद देख लेना, मंगल उसी जगह पे मिलेगा। घर को 360 डिग्री का गोला बना लो, ईस्ट में सर रख के, वेस्ट में पैर रख के आप लेट जाओ। आप जहाँ जन्म हुआ आपका, आप अपने, अगर आप लोगों को याद है या आपके पुराने घर में रह रहे हो, तो आप चेक कर लेना। आपका जब जन्म हुआ, रसोई जहां पे थी, डिग्री वाइज नाप लेना, एग्जैक्ट उसी जगह पे आपकी पत्री में मंगल मिलेगा, और कहीं हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपके 9 के 9 ग्रह अपनी जगह प्लेसमेंट लेते हैं। सिर्फ चंद्रमा नहीं पकड़ में आता, क्योंकि वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए। यहां से वास्तु का, बच्चे के गर्भ में वास्तु का जन्म और बच्चे का जन्म शुरू हो जाता है। धीरे 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 वो जब बच्चा बढ़ता है, तो अपने ग्रहों के हिसाब से अपनी सूटेबल या जो उसके लिए डिफिकल्ट वास्तु वाली जगहें हैं, जहाँ पे परेशानी उसको होनी है, वहां पे वो आता जाता रहता है। जब आपका टाइम अच्छा आएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। जब आपका टाइम अच्छा नहीं आएगा, आप उससे कनेक्ट नहीं होगे, और आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं। इस तरीके से पूरा सिस्टम हमारा चलता है। मेरे लिए क्या सूट करेगा, ये मेरी पत्री की दिशा बताएगी, ना कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बताने वाले लोग बताएंगे बिना पत्री देखे। आप जिसको अच्छी से अच्छी दिशा मानते हो, आप लोगों ने जहां से जो भी सीखा, जो आपको अच्छी से अच्छी दिशा लगती हो कि ये दिशा इंसान के लिए सबसे बेस्ट होती है, आप ढूंढना, उस दिशा में रहने वाले बहुत से बर्बाद लोग आपको मिलेंगे। और जो आपको लगता हो कि सबसे बुरी दिशा होती है, इससे बुरी दिशा कोई हो नहीं सकती, उस दिशा में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में बेहद तरक्की की। इसीलिए मैं कहता हूं, आप, मैं, हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सब यूनिक हैं। यूनिक का मतलब मेरे जैसा कोई नहीं। तो जब मेरे जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, तो वास्तु कॉमन कैसे हो जाएगा? एक ही वास्तु कैसे सब पे लग जाएगा? ये पॉसिबल नहीं, हो नहीं सकता। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, पहले उसकी थोड़ी सी डेप्थ पकड़ाना चाहता था। पहले समझ लो हम कर क्या रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट उसी में फंसे रहोगे कि N8 सबसे अच्छा होता है, तो वास्तु एस्ट्रो आपके काम करेगा, आप नहीं सीखते, क्योंकि वो कोई वास्तु है ही नहीं। मैंने भी सीखा, शुरुआत में सब सीखते हैं, लेकिन वो कोई वास्तु नहीं। चेक कर लेना आप, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो भी पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर असल में क्या है, क्या चीजें काम करती हैं, कैसे समझें उसको? उसको समझने का तरीका है, अगर आपको सच मायने में वास्तु करना है, तो जिसके लिए वास्तु कर रहे हो उसकी पत्री के हिसाब से आपको वास्तु करना पड़ेगा। अब आप कहोगे घर में तो 5 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो फिर किसके हिसाब से करें? तो पहला बेसिक प्रिंसिपल मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना कहीं, जब तक अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक वास्तु नहीं करना। अननेसेसरी में अपने घर का सामान इधर उधर उठाते पटकते नहीं रहना, ना किसी और का करवाना। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई चीज नहीं छूने की जरूरत, बिल्कुल नहीं छूनी।
कहीं इस चक्कर में पड़ जाओ कि लाख रुपए महीना कमा रहे हो और कुछ ऐसा कर दूंगा मैं तो 2 लाख आ जाएगा, नहीं आएगा। जो आ रहा है वो भी चला जाएगा, ये हो सकता है। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो हो सकता है कुछ आ जाए, लेकिन 10% के लिए 90% का रिस्क नहीं लिया। तो जब तक कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब है एवरीथिंग इज फाइन। अब घर में जब 5 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो किसी न किसी को तकलीफ भी होती है। तो जब किसी को तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास सिर्फ वही जाता है अपने को दिखाने, या आप कहते हो नहीं इसको तकलीफ है लेकिन हम 5 का इलाज कर दो? ऐसा कहते हो क्या आप कि नहीं एक बीमार है लेकिन इलाज हम 5 का करेंगे? नहीं सर, नहीं भैया। अपने ही कराते हो ना, जो बीमार है उसी का इलाज कराओगे ना। तो जिसको तकलीफ है उसकी पत्री के हिसाब से घर में वास्तु करेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर एक के हिसाब से करेंगे तो क्या दूसरे की जिंदगी में कोई परेशानी हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि जिस समय में एक इंसान के कोई ग्रह काम कर रहे हैं, उसी समय में आपके घर में किसी दूसरे के ग्रह भी सेम उसी तरीके से काम कर रहे हों और तकलीफ देने के लिए इंतजार कर रहे हों। ऐसा रेयर होता है, एक साथ नहीं होता। और मेरे एक सर बहुत अच्छा कहा करते थे, जब उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता था कि सर ये तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 2 लोगों के बीच में एक का करेंगे दूसरे का बिगड़ जाएगा, तो वो कहते थे ये बताओ तवे पे कौन बैठा है? गरम तवे पे कौन बैठा है? तो जो बैठा है पहले उसको ठीक करो ना। जिसकी ज्यादा तकलीफ है पहले उसको रिलीफ दो, जब वो ठीक हो जाएगा फिर देखेंगे दूसरे को। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वास्तु करने वालों को ये चीज। और होता पता है क्या है, शुरू शुरू में जब हम सीखने लगते हैं ना, तो इंटरेस्ट इतना होता है, क्यूरोसिटी इतनी होती है और एक्सपेरिमेंट करने का मन इतना करता है कि मन करता है यार एक काम करो, थोड़ा ये करके देखते, थोड़ा वो करके देखते। और हाइप ऐसी क्रिएट की जाती है कि जैसे बस किसी दिशा में कोई प्लैनेट रख दिया, कहीं लाल बल्ब जला दिया कहीं हरा बल्ब जला दिया और देखो फिर तो नोटों की बारिश। ऐसा होता नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना, बहुत नुकसान उठाओगे। मैंने बहुत नुकसान उठाया, जब मैंने सीखा तो मैंने बहुत नुकसान उठाया, क्योंकि मैं इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मुझे आज 16 साल हो गए, करीब 15-16 साल हो गए। तो जब मुझे ये पढ़ाया गया कि एक ही दिशा में सब लोगों का एक जैसा रिजल्ट होता है, तो मैं समझ गया था कि यही गड़बड़, क्योंकि एक ही प्लेनेट सब इंसानों को एक जैसे रिजल्ट भी नहीं देता। किसी एक पर्टिकुलर हाउस में, मान लीजिए 4th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो एक शनि तो एक ही है, हाउस भी 4th है, लेकिन वो 10 लोगों को 10 अलग अलग तरीके के रिजल्ट देता है। एक जैसा तो वहां पे भी कुछ नहीं। जो लोग एस्ट्रो जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक जैसा रिजल्ट तो उनका भी नहीं। तो जब भी कोई ये कहे कि एक जैसा रिजल्ट आता है, तो समझ लेना गड़बड़ यहीं से शुरू हो। मुझे तो 3 महीने में समझ में आ गया और उसके बाद से मैंने वो वास्तु पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि जो गलत है वो मैं नहीं पढ़ा। अब बात आता है फिर सही क्या है। सही है मेरी पत्री जो मुझे यूनिक बनाती है। जैसी मेरी पत्री है वैसी दुनिया में किसी की नहीं, आपकी भी नहीं है, किसी और की भी नहीं है, हो नहीं सकती। एक ही समय में पैदा होने वाले बच्चों की पत्री में भी बहुत अंतर होता है। कभी नक्षत्र बदल जाते हैं, कभी डिग्रीज बदल जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, प्लेस तो बदल ही जाता है। तो कोई भी चीज यूनिक या यूनिफॉर्म नहीं है, एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। इतना क्लियर है सब लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु? हाँ भैया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ना, पहले समझ लो कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। और 4, 8, 12, 16 के चक्करों में मत पड़ना। दिशाएं कितनी होती? दिशाएं 4 ही होती हैं, 4 का 8 और 8 का 16, 16 का 32, 32 की 64 कर लो आप, आपको किसी ने नहीं रोका, आप डेवलप करो आगे, कोई परेशानी नहीं।
ठीक है। अब बात आती है एस्ट्रो वास्तु की। एस्ट्रो वास्तु में हमारे पास जो एक चीज होती है वो होती है हमारी कुंडली। और कुंडली में क्या होते हैं? कुंडली में होते हैं हमारे 12 हाउसेस, 12 घर। हमारा पूरा जीवन इन 12 घरों से बंधा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है अपने जीवन के बारे में, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे, उसके पास 13वां घर नहीं है। वो इन्हीं 12 में से ही आपको सब कुछ आंसर करे। तो एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ कैन बी एड्रेस्ड विद दीज 12 हाउसेस। सारा सार यही है, सब कुछ इसी में है। तो जो ढूंढेंगे हम वो इन 12 घरों में ढूंढेंगे, वहां से आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। वो बेसिक रूल क्या क्या है वो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कल वो क्लास अटेंड की थी ना, डेमो वाली। हाँ कुछ लोगों भैया, ने की मैंने की थी, मगर बीच में से की थी। जिनकी पीछे से आवाज आ रही है प्लीज वो म्यूट कर ले। ऑडियो म्यूट करके रखिए प्लीज।